नीतू क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 को देखें, तब पार्ट 2 को देखें, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। उसमें भी इसका प्रीवियस क्वेश्चन बताया गया है और इसमें भी हम प्रीवियस क्वेश्चन ही कराने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए, अब हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घर्षण से उत्पन्न होता है। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है, ये भुवनेश्वर ग्रुप डी एग्जाम 2013 में पूछा गया है। ऊर्जा, प्रकाश, जल, ऊष्मा। ऊर्जा, प्रकाश, जल, ऊष्मा। इसका मेरा राइट ऑप्शन है ऊष्मा। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होता है। घर्षण से क्या उत्पन्न होता है, तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्वनि के माध्यम में गमन करती है, यानी ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है। देखिए, ये ग्रुप डी एग्जाम भुवनेश्वर में पूछा गया है 2013 में। केवल गैस में, केवल तरल में, केवल ठोस में, या ये सभी में। केवल गैस में, केवल तरल में, केवल ठोस में, या ये सभी में। तो ध्वनि के माध्यम में गमन करती है, किस माध्यम से गमन करती है, तो इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, सभी में। सब में ध्वनि गमन करती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है, ये ग्रुप डी एग्जाम मुंबई 2013 में पूछा गया है। ग्रुप डी एग्जाम मुंबई 2013 में पहला किलोवाट घंटा, दूसरा न्यूटन प्रति मीटर, तीसरा एम्पियर प्रति मीटर और चौथा है जूल। पहला ऑप्शन किलोवाट घंटा, दूसरा ऑप्शन न्यूटन प्रति मीटर और तीसरा ऑप्शन एम्पियर मीटर, चौथा है जूल। तो इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा पहला, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है, किलोवाट घंटा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे सिद्धांत के अनुसार, कहने का मतलब है न्यूटन के गति के तीसरे सिद्धांत के अनुसार क्या होता है। ये ग्रुप डी हाजीपुर में क्वेश्चन पूछा गया है, 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहे हैं पहला ऑप्शन, एक पिंड अपनी स्थिरता या गति की प्रारंभिक स्थिति को बनाए रखता है। दूसरा है F बराबर a में। तीसरा ऑप्शन है त्वरण, वेग में परिवर्तन बटा में समय है। चौथा है प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, मतलब प्रत्येक क्रिया के बाद विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव कान के लिए निम्नलिखित में से श्रव आकृति रेंज कौन सी है। मानव कान के लिए निम्नलिखित में से श्रव आकृति रेंज कौन सी है, ये ग्रुप डी एग्जाम हाजीपुर में पूछा गया है 2013 में। पहला ऑप्शन है कि 10,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। दूसरा ऑप्शन है 20,000 हर्ट्ज से 40,000 हर्ट्ज तक। तीसरा ऑप्शन है 10 हर्ट्ज से 10,000 हर्ट्ज। चौथा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। जो मानव के कान द्वारा सुना जाता है वही हम लोग को इसमें बताना है। तो इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज मानव के कान द्वारा सुना जाता है। चौथा ऑप्शन मेरा सही है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट करते हुए चलें ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ध्वनि तरंगे नहीं गुजरती है। ग्रुप डी एग्जाम सिकंदराबाद में पूछा गया है 2013 में। सिकंदराबाद में पूछा गया है 2013 में। ध्वनि तरंगे नहीं गुजरती हैं ठोस द्रव मिश्रण से होकर। ठोस द्रव मिश्रण से होकर। दूसरा है ठोस गैस मिश्रण से होकर। तीसरा ऑप्शन है आदर्श गैस से होकर और चौथा है आदर्श निर्वात से होकर। इसमें किससे ध्वनि तरंगे नहीं गुजरती है, इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, आदर्श निर्वात से होकर हम लोग का ध्वनि तरंगे नहीं गुजरती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बांध के रुके हुए जल में, बांध के रुके हुए जल में ग्रुप डी एग्जाम सिकंदराबाद में पूछा गया है। कह रहा है कि
कोई ऊर्जा नहीं होती है। बांध के रुके हुए जल में कोई ऊर्जा नहीं होती है। दूसरा, विद्युत ऊर्जा होती है। तीसरा, गतिज ऊर्जा होती है। और चौथा, स्थितिज ऊर्जा होती है। बांध के रुके हुए जल में क्या होता है, ये हमको बताना है। तो इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा, ध्यान से देखिए, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तब उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? ये ग्रुप डी एग्जाम सिकंदराबाद में पूछ दिया गया है। 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़ती है, पहला ऑप्शन है बढ़ती है, दूसरा है घटती है, तीसरा अपवर्तित रहती है और चौथा पहले बढ़ती है और फिर घटती है। इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, अपवर्तित रहती है। क्या रहती है? क्या होती है? अपवर्तित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निष्पादित कार्य मापा जाता है। ये ग्रुप डी एग्जाम सिकंदराबाद में पूछ चुका है 2013 में। द्रव्यमान गुना वेग से, द्रव्यमान गुना त्वरण से, बल गुना दूरी से और बल गुना समय से निष्पादित कार्य किस में मापी जाती है? तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा तीसरा, बल गुना दूरी से। किस में मापी जाती है? बल गुना दूरी से मापी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जब किसी वस्तु के ऊपर फेंका जाए, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय बल, जब किसी वस्तु को ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय बल क्या होता है? ये देखिए ग्रुप डी एग्जाम सिकंदराबाद 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। गति की दिशा में कार्य करता है। दूसरा, गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तीसरा है जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता है यह बल स्थिर बना रहता है। चौथा ऑप्शन है जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता है यह बल बंध जाता है। चौथा ऑप्शन है जैसे पिंड ऊपर की ओर उठता है यह बल बढ़ जाता है। तो इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है। ध्वनि सबसे तेज संचलन करती है। ये ग्रुप डी एग्जाम इलाहाबाद में पूछा गया है। निर्वात में, इस्पात में, जल में और वायु में ध्वनि सबसे तेज कहाँ संचलन करती है? तो ये सबसे तेज संचलन करती है इस्पात में। राइट ऑप्शन मेरा हो जाएगा इस्पात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर बराबर होता है 736 वाट, 746 वाट, 748 वाट और 756 वाट से। ये ग्रुप डी एग्जाम इलाहाबाद में पूछा गया है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा दर्पण वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है? कौन सा दर्पण वाहन के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रयुक्त होता है? ग्रुप डी एग्जाम इलाहाबाद 2013 में पूछा गया है। प्रतिलोमी, दूसरा समतल, तीसरा अवतल और चौथा उत्तल। इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा, उत्तल। कौन सा पश्च दृश्य दर्पण में लगा हुआ होता है? तो उत्तल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण बल सक्रिय होता है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण बल सक्रिय होता है। ये ग्रुप डी एग्जाम इलाहाबाद में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला, सतह के स्पर्शीय रेखीय, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण बल सक्रिय होता है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण बल सक्रिय होता है। ये ग्रुप डी एग्जाम इलाहाबाद में पूछ चुका हुआ क्वेश्चन है। 2013 में पूछा गया। पहला, सतह के स्पर्शीय रेखीय, दूसरा सतह के लंबवत रूप से और तीसरा हमेशा क्षैतिज और चौथा हमेशा ऊर्ध्वाधर। इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, सतह पर लंबवत रूप से। सतह पर लंबवत रूप से विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक यानी विद्युत सबसे अच्छा
किस में प्रवाहित होता है? ये ग्रुप डी एग्जाम इलाहाबाद में पूछा हुआ क्वेश्चन है। लोहा, दूसरा है एल्यूमिनियम, तीसरा है तांबा और चौथा है चांदी। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है? चौथा चांदी। सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक हम लोग का चांदी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण? निम्न में से कौन सी धारा रेखित वस्तुओं का उदाहरण नहीं है? भुवनेश्वर में ग्रुप डी एग्जाम भुवनेश्वर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है। समुद्र जहाज, दूसरा नौका, तीसरा हवाई जहाज और चौथा है बस। दूसरा समुद्र जहाज, दूसरा नौका, तीसरा हवाई जहाज, चौथा है बस। कौन सा धारा रेखीय वस्तु का उदाहरण नहीं है? इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा चौथा बस। ये धारा रेखीय वस्तुओं का उदाहरण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होता है। किसी वस्तु में कंपन से उत्पन्न होता है। ग्रुप डी एग्जाम भुवनेश्वर में पूछा क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है। ध्वनि, दबाव, ऊर्जा और घनत्व। पहला ध्वनि, दूसरा दबाव, तीसरा ऊर्जा और चौथा है घनत्व। तो कौन सा जो कंपन से उत्पन्न होता है? इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ध्वनि। किसी वस्तु में कंपन से ध्वनि उत्पन्न होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। पानी के गिलास में जब सारा बर्फ पिघल जाता है तो गिलास में पानी का स्तर। पानी के गिलास में जब सारा बर्फ पिघल जाता है तो गिलास में पानी का स्तर। ये ग्रुप डी एग्जाम भुवनेश्वर में पूछा गया है, 2013 में। कम हो जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है, पानी की मात्रा पर निर्भर करता है। इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कामिनीदार तुलना इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? कामिनीदार तुलना, स्प्रिंग बैलेंस, इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये ग्रुप डी एग्जाम कोलकाता में पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 में पूछा हुआ है। बॉल का नियम, दूसरा है हुक का नियम, तीसरा है ब्रोगली सिद्धांत और चौथा है पास्कल का नियम। तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका हुक का नियम। किस पे काम करता है ये? हुक का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इनमें से किसके कारण होता है? एक अपारदर्शक वस्तु का रंग इनमें से किसके कारण होता है? ग्रुप डी एग्जाम कोलकाता 2013 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन पहला, इसके द्वारा रंग का शोधन, दूसरा इसके द्वारा रंग का परिवर्तन, इसके द्वारा रंग का वर्तन और इसके द्वारा रंग का प्रसरण। किसके द्वारा होता है? तो इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके द्वारा रंग का प्रवर्तन। इसके द्वारा रंग का प्रवर्तन। चलिए अगले क्वेश्चन के। किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? किसी गोलाकार मार्ग पर बढ़ रहे किसी वाहन को क्या अनुभूति होगी? ये ग्रुप डी एग्जाम कोलकाता में पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 में। पहला जड़ता, दूसरा केंद्राभिसारी बल, तीसरा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा केंद्राभिसारी बल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वस्तु के आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? ये ग्रुप डी एग्जाम 2018 में पूछा गया है। 2F1 से दूर, 2F पर, F1 पर, 2F1 पर और अनंत पर कहाँ रखने पर हम लोग का वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा? तो इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा 2F1 पर रखेंगे तो हम लोगों का
वस्तु के आकार का प्रतिबिंब बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन की स्याही रिसने लगती है क्योंकि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन ले जाने पर पेन की स्याही रिसने लगती है क्योंकि ये ग्रुप डी एग्जाम कोलकाता में 2013 में पूछा गया। वायुमंडलीय दबाव तेजी से बढ़ता है। वायुमंडलीय दबाव समुद्र के स्तर से ज़्यादा होता है। वायुमंडलीय दबाव समुद्र के स्तर से कम रहता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव समुद्र के स्तर से कम रहता है। किसके कारण इसका स्याही रिसने लगता है? तो वायुमंडलीय दबाव समुद्र के स्तर से कम रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण ये ग्रुप डी एग्जाम कोलकाता 2013 में पूछा गया है। आइरिस का स्थान से हटना, कमजोर मांसपेशियां, नेत्र गोलक का दीर्घकारण और रेटिना की दुर्बलता। आइरिस का स्थान से हटना, कमजोर मांसपेशियां, नेत्र गोलक का दीर्घकारण, रेटिना की दुर्बलता। क्या है निकट दृष्टि दोष का कारण? इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा नेत्र गोलक का दीर्घकरण। ठीक है, यानी नेत्र गोलक का लंबा होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति एक लिफ्ट में भार की तुलना पर खड़ा रहता है एवं लिफ्ट के ऊपर की ओर बढ़ी रहती है तो भार की तुलना प्रदर्शित होगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। जब कोई व्यक्ति एक लिफ्ट में भार की तुलना में खड़ा रहता है एवं लिफ्ट की ऊपर बढ़ी रहती है तो बढ़ी रही है तो भार तुला प्रदर्शित होगा। कहने का मतलब कि जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है और लिफ्ट ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो क्या प्रदर्शित हो सकता है? व्यक्ति का वास्तविक भार, दूसरा कम भार, तीसरा ज्यादा भार या शून्य पठन। इसमें से राइट मेरा क्या हो सकता है? इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ज्यादा भार। क्या प्रदर्शित हो सकता है? ज्यादा भार। चलिए अगले क्वेश्चन की बात। ऊर्जा संरक्षण के नियम से स्पष्ट होता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से स्पष्ट होता है। आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2013 में पूछा गया है कोलकाता में। ऊर्जा की उत्पत्ति एवं ऊर्जा का विनाश होने दोनों के लिए किए जा सकते हैं। ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है परंतु नष्ट नहीं किया जा सकता। तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा को न तो उत्पन्न नहीं किया जा सकता है परंतु नष्ट किया जा सकता है। दूसरा मेरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है कि ऊर्जा को न उत्पन्न नहीं किया जा सकता परंतु नष्ट किया जा सकता है। और चौथा ऑप्शन है ऊर्जा को केवल न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। ये हम लोग का राइट ऑप्शन है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से यह स्पष्ट होता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसको आप नोट करते हुए चले ताकि नोट करने से आपको याद भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है। पिंड गतिशील है। किसी पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक्स अक्ष को छूता है तो पिंड गतिशील है। पहला एक समान त्वरण से, दूसरा एक समान वेग से, तीसरा बदलते हुए त्वरण से और चौथा है शून्य त्वरण से। पहला एक समान त्वरण से, दूसरा एक समान वेग से,
तीसरा बदलते हुए त्वरण से और दूसरा शून्य त्वरण से। इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा एक समान त्वरण से। राइट ऑप्शन क्या है मेरा? एक समान त्वरण से। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ी तल में पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि करे पहाड़ी तल में पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है क्योंकि ये कोलकाता में 2013 में पूछा गया है। उच्चता पर बादलों का निर्माण होता है, उच्चता पर दबाव कम रहता है, उच्चता पर तापमान कम रहता है या उच्चता पर जल वाष्प कम रहता है। पहला ऑप्शन उच्चता पर बादलों का निर्माण होता है, दूसरा है उच्चता पर दबाव कम रहता है, तीसरा है उच्चता पर तापमान कम रहता है, चौथा ऑप्शन है कि जल वाष्प कम रहता है। इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा उच्चता पर दबाव कम रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भवन में प्रयुक्त तड़ी चालक इसमें से किसके जरिए भवन की सुरक्षा करती है? कह रहे कि भवन में प्रयुक्त तड़ी चालक इनमें से किसके जरिए भवन की सुरक्षा करती है? किसके द्वारा भवन की सुरक्षा होती है? विद्युत आवेश को भवन से दूर करते हुए, तड़ी को, दूसरा है तड़ी को सुरक्षा पूर्वक जमीन से चालित करते हुए, तीसरा है विद्युत आवेश को अवशोषित करते हुए और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। विद्युत आवेश को भवन से दूर करते हुए, दूसरा है तड़ी को सुरक्षा पूर्वक जमीन से चालित करते हुए, तीसरा है विद्युत आवेश को आवेशित करते हुए, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, तड़ी चालक को सुरक्षा पूर्वक जमीन के अंदर चालित करते हुए। तो अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। महिलाओं में स्वर का पिच साधारणतः क्या होता है? ये ग्रुप डी एग्जाम कोलकाता में पूछा गया है। पहला पुरुषों के समान होता है, दूसरा पुरुषों से ज्यादा होता है, तीसरा पुरुषों से काफी कम होता है, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। पहला ऑप्शन सुनिए, पुरुषों से समान होता है, पुरुषों से ज्यादा होता है, पुरुषों से काफी कम होता है और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा पुरुषों से ज्यादा होता है। क्या होता है? पुरुषों से ज्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समान वोल्टेज के लिए दो विद्युत बल्ब का पावर 200 वाट तथा 100 वाट है। यदि उनका प्रतिरोध क्रमशः R1 और R2 है तो क्या होगा? पहला R1 इक्वल टू R2, दूसरा है R2 इक्वल टू R1, तीसरा है R2 इक्वल 4R1, चौथा है R1 इक्वल 4R2। इसमें मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका दूसरा, R2 इक्वल टू R1, ये हम लोग का हो सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। एक पिंड अपनी प्रारंभिक विराम की अवस्था में रहेगा अथवा गतिशील होने की अवस्था में वह पिंड उसी गति से और उसी दिशा में तब तक वैसे ही चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है। ये ग्रुप डी एग्जाम हाजीपुर 2013 में पूछा गया है। ऊष्मा के गतिकी का पहला सिद्धांत, न्यूटन का गति का तीसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम और न्यूटन के गति का पहला नियम। तो इसका मेरा राइट ऑप्शन है चौथा, न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति के नियम पहला नियम होता है कि कोई वस्तु विराम अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। तो मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा कि न्यूटन के गति का पहला नियम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रकार का दृष्टि दोष जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता है, उसमें क्या होता है? ये ग्रुप डी बिलासपुर 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसको आप लोग नोट करते हुए चले। हम केवल प्रीवियस क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताएंगे। पहला है डायपर
मेट्रोपिया, दूसरा है मायोपिया, तीसरा है एसिड गमेस्ट्रिक, चौथा है करप्ट मोतियाबिंद। तो इसका मेरा राइट ऑप्शन है पहला, हाइपर मेट्रोपिया। कौन सा मेरा हो सकता है? हाइपर मेट्रोपिया। ये क्या होता है इसमें कि जो व्यक्ति दूर की वस्तुओं को साफ देख सकता है परंतु नजदीक की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिरोध की एसआई मात्रक, जूल, दूसरा ओम, तीसरा न्यूटन और चौथा एम्पियर। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम। ओम को हम लोग ऐसे सूचित करते हैं। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। सितार परिवर्तित करती हैं, सितार परिवर्तित करती हैं विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। किसमें सितार परिवर्तित करता है? तो इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। ये बात ध्यान रखें कि सितार किसमें परिवर्तित होता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है? निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं रहता है? नीला, काला, लाल, हरा। नीला भी रहता है, लाल भी रहता है और हरा भी रहता है, लेकिन हम लोग का काला रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है। तो इसलिए मेरा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा, काला, कि काला रंग इंद्रधनुष में नहीं रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। विद्युत प्रवाह की यूनिट, ये गुवाहाटी एग्जाम 2013 में पूछा गया है। विद्युत प्रवाह की यूनिट एम्पियर, कैलोरी, डेसिबल, एंगस्ट्रम। एम्पियर, कैलोरी, डेसिबल, एंगस्ट्रम। इसका मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा एम्पियर। विद्युत प्रवाह की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अभी हम लोग ग्रुप डी के एग्जाम का फिजिक्स का क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, फिर केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया जाएगा। तो कृपया इसे आप लोग ज़रूर देखें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा।